हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रुख करेंगे फटाफट हरियाणा की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली सीमाओं पर किसान आंदोलन का 51वें दिन पूरे हो चुके हैं। किसान आज दमन विरोधी दिवस मना रहे हैं, जिसमें किसान आंदोलन पर हो रहे चौतरफा दमन का विरोध किया जा रहा है। आज किसान सभी तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही इस बात पर जोर दिया जाएगा कि किसानों का सम्मान किया जाए और उनके खिलाफ कोई दमनकारी कार्रवाई न की जाए। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर और सख्ती कर दी गई है। सिंघू बॉर्डर इलाका पूरी तरह से सील कर दिया गया है। अब यहां से पैदल गुजरने पर भी पाबंदी है। दिल्ली की सीमाओं पर जारी आंदोलन में किसान की मौत का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में ताजा मामला सिंघू बॉर्डर से सामने आया, जहां पंजाब के किसान के हार्ट अटैक के चलते मौत हुई। बताया जा रहा है कि मृतक किसान पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था। किसान के साथियों का कहना है कि रात को खाना खाकर वो अपने टेंट में सोया था और सुबह उसे मृत हालत में पाया गया। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भिजवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है। किसान आंदोलन के साथ ही अब किसानों के सामने गेहूं की फसल कटाई को लेकर भी संकट खड़ा हो गया है। इस संकट से निकलने के लिए किसान और किसान नेताओं की ओर से विशेष रणनीति तैयार की गई है और अब इस रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है। तय की गई रणनीति के तहत प्रत्येक गांव में जो बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और खेती बाड़ी का कोई भी काम करने में सक्षम नहीं है, अब ऐसे बुजुर्गों को प्रत्येक गांव से लाकर आंदोलन स्थल पर बिठाया जाएगा और आंदोलन को चलाने के लिए उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। आंदोलन में भागीदारी दे रहे काम करने योग्य व्यक्ति और युवा वापस खेतों की तरफ रुख कर पाएंगे और गेहूं कटाई के बाद फिर से बुजुर्गों की जगह आंदोलन में भागीदारी करेंगे। अंबाला में असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया का कार्यक्रम था, जो किसानों के विरोध के चलते रद्द कर दिया गया। विधायक असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया की ओर से अंबाला में कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया जाना था, लेकिन उससे पहले भारतीय किसान यूनियन के झंडे लेकर नारेबाजी करते हुए गुडमंडी पहुंच गए और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए विधायक असीम गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। किसानों का कहना है कि जब तक 3 कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेती, तब तक बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध करते रहेंगे। भाजपा नेता गुरनाम सिंह चौधरी के आह्वान पर किसान करनाल के जिला सचिवालय पहुंचे। इस दौरान किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि वो जेल में बंद किसानों को बिना शर्त छोड़े। इस दौरान किसान नेताओं से किसानों से ये भी अपील की कि कुछ किसान अपने खेत में खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं और फसल नष्ट कर रहे हैं, वो ऐसा ना करें। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के राजोवाल के महासचिव प्रगट सिंह ने राकेश टिकैत के संसद भवन पर झंडा फहराने के बयान को उनका निजी बयान बताया। इस दौरान उन्होंने साफ किया कि संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली जाने की बात नहीं कही है। दरअसल राकेश टिकैत ने इंडिया गेट के पार्क में हल चलाने की बात कही थी, लेकिन इस पर भी साफ करते हुए किसान नेता ने कहा कि दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन शांतिपूर्ण जारी रहेगा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस के पूर्व विधायक उदय भान से मुलाकात की। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को बढ़ती महंगाई पर घेरा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज जिस तरह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, इससे आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहीद किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी है। ये एक सराहनीय कार्य है। प्रदेश में 3वीं से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक विद्यालय में आने से पूर्व विद्यार्थी द्वारा अपने माता पिता, अभिभावक की लिखित अनुमति देनी होगी। ऐसे छात्र जो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन सुविधा भी जारी रहेगी। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने जारी किए अपने निर्देश में यह भी कहा कि विद्यार्थियों को स्कूलों में मौजूद होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
वहीं आदेशों को देखते हुए अब स्कूल संचालकों ने अपनी तैयारियां पूरी की। बच्चों के ध्यान में रखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। इसे लेकर स्कूल प्रबंधन की ओर से एंट्री गेट पर बच्चों तक का शरीर का तापमान, मास्क, सैनिटाइजर का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। प्रदेश में कोरोना के कहर के बाद एक बार फिर से स्कूल खोले गए हैं। स्कूल गेटों पर सभी की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। साथ ही स्कूल परिसर में सभी को मास्क पहनने और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते रहने की हिदायत दी जा रही है। 11 महीने बाद स्कूल में आए बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं। बच्चों ने बताया कि उन्हें ऑफलाइन पढ़ाई में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन अब वो स्कूल में पढ़ाई कराए जाने से काफी खुश हैं। प्रदेश में बुधवार से प्राथमिक विद्यालयों को शुरू कर दिया गया। इस बीच रादौर में भी प्राइमरी स्कूल पूरी तैयारी के साथ खुले। कक्षा में एंट्री से पहले टीचर्स द्वारा सभी बच्चों के तापमान की जांच के साथ सैनिटाइजेशन के बाद ही प्रवेश दिया गया। रादौर के छोटा बांस में स्थित राजकीय मॉडल सांस्कृतिक प्राथमिक पाठशाला के अध्यापक वीरेंद्र पांचाल ने बताया कि विभाग के आदेशानुसार सभी बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया गया। उन्होंने बताया कि स्कूल में प्राइमरी विंग में बच्चों की संख्या 218 के करीब है, जिनमें पहले दिन 125 बच्चे ही स्कूल पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों के पास मेडिकल जांच रिपोर्ट न होने के कारण उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों के आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचकुला के ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम के तर्ज पर अन्य शहरों में भी स्टेडियम विकसित करने की जरूरत है। उन्होंने खेलो इंडिया को बेहतर कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इसके तहत प्रदेश भर में खेल के लिए आधारभूत ढांचे को नए आयाम तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ खिलाड़ियों को पूरा मान सम्मान दे रही है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि देश में हरियाणा ऐसा पहला राज्य बना जिसने ओलंपिक क्वालिफिकेशन पर खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए 5 लाख रुपए देने का फैसला लिया है। यहां तक कि सर्कल कबड्डी को भी खेल पॉलिसी में शामिल किया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के संदर्भ में विपक्षी दलों की मांग पर पूछे गए सवाल पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा आज भी पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान से कम वैट लेता है और उन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोहरी नीति के तहत अपनी राज्य सरकारों से भारी वैट वसूल करवाती है और दूसरी राज्य सरकारों से वैट कम करने की बात कहती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वे पहले ही प्रस्ताव दे चुके हैं कि अगर उत्तर भारत के अन्य राज्यों ने वैट कम कर दिया तो हरियाणा भी वैट कम करने के लिए तैयार है। फरीदाबाद में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों का मेयर ने निरीक्षण किया। इस दौरान शौचालयों के खस्ता हालत पर जब मेयर ने एसडीओ से जवाब मांगा तो उन्होंने उल्टा उन पर ही सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा दिया। दरअसल मेयर एसडीओ से ये सवाल पूछ रही थी कि आखिर रोजाना सफाई के बावजूद शौचालय इतने गंदे क्यों पड़े हुए हैं और आम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। इस पर एसडीओ साहब मेयर पर ही भड़क गए और उन पर आरोप लगाने लगे। इस मामले में जब मेयर सुमन बाला से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अधिकारियों की मनमानी इतनी हावी हो गई है कि जब उनसे उनके कामों पर सवाल किया जाता है तो वो इस तरह सरेआम दुर्व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इसकी शिकायत करेंगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों रुपए की लागत से शौचालय का निर्माण करवाया जाता है, लेकिन जब निरीक्षण करने पहुंची तो एसडीओ ने उनसे बदतमीजी की। सरकार ने पीलिया और काला पीलिया पर काबू पाने के लिए 2018 में हरियाणा राज्य की जीवन रेखा स्कीम के तर्ज पर नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू किया था। अब देश भर में इस ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने इको प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ केयर आउटकम प्रोग्राम शुरू किया है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां साल 2013 में काला पीलिया की रोकथाम के लिए निःशुल्क जीवन रेखा स्कीम शुरू की गई थी। इसी की सफलता को देखकर भारत सरकार ने 2018 में इस देश में लागू कर दिया। हरियाणा में इसकी मुहिम अब जोरों पर है। इस रोग की पहचान के बारे में जानकारी देते हुए पीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग सिस्टम होते हैं। पीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि जिले में 300 मरीज इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 50 का इलाज जारी है। 23 फरवरी को सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। ऐसे में अब जिला प्रशासक प्रदेश के सभी 346 गांवों की बागडोर संभाल रहे हैं। जिला प्रशासक ग्राम पंचायत सचिव की मदद से गांवों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जब तक गांवों के अगले सरपंच का चयन नहीं हो जाता तब तक जिला प्रशासक ही गांव के सभी कार्यों पर निगरानी रखेंगे।
इस बारे में जानकारी साझा करते हुए डीडीपीओ ओम प्रकाश ने बताया कि सरपंचों की गैर मौजूदगी में ग्रामीणों की सभी समस्याओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पानीपत के राजनगर में 3 सगी बहनों के साथ कुछ मनचले आए दिन पप्तियां कस रहे थे। जब युवतियों ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने युवतियों के साथ मारपीट की। बदमाशों ने युवतियों के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान युवतियों ने जब बीच बचाव करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनके साथ भी मारपीट की। करनाल के घोगड़ीपुर फाटक के पास बम पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग किन कारणों से लगी इसका पता नहीं चला। इस हादसे में 3 लोग झुलस गए जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यमुनानगर के चांदपुर निवासी अजीम की गुमशुदगी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मृतक के भाई ने पुलिस की हत्या को लेकर चांदपुर निवासी शराफत, आदिल और इसरार पर शक जाहिर किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों से सच उगलवाने के लिए आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया। आपको बता दें कि बीते 7 जनवरी को 27 साल के अजीम के भाई ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस ने एक सीआईए की टीम का गठन किया था। इस टीम ने मंगलवार को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में 24 घंटे में 131 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 48, फरीदाबाद में 8 नए मामले दिखे। इसी के साथ कुरुक्षेत्र में 7 और करनाल में 24 नए केस सामने आए। बीते 24 घंटों में कोरोना से एक भी मौत का मामला सामने नहीं आया है। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3042 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल मिलाकर 2,69,967 केस अभी तक सामने आ चुके हैं। गुहाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों से सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 7 युवकों को गिरफ्तार कर युवकों के पास से करीब 44,000 की नकदी बरामद की है। पुलिस ने सभी को हिरासत में लेते हुए अलग अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज किए। एसएचओ सुमित कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर उन्होंने ये कार्रवाई की। एसएचओ सुमित कुमार ने बताया कि आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। फतेहाबाद पुलिस ने कार सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 क्विंटल 1 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया। बताया जा रहा है कि ये तस्कर गांजे की ये बड़ी खेप विशाखापट्टनम से कार में लेकर आए थे और इस तस्करी में कुल 5 नशा तस्कर शामिल थे। कार सवार 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने 3 अन्य तस्करों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया है। रोहतक के राजेंद्र कॉलोनी में एक मकान से एक महिला का और बेटी का शव बरामद किया गया, जबकि महिला का पति कल शाम से ही लापता बताया जा रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि संदीप अपनी पत्नी सुनील और 9 साल की बेटी भावना के साथ राजेंद्र कॉलोनी में किराए पर रहता था, लेकिन बुधवार सुबह महिला और बेटी का शव मकान से मिला। फिलहाल प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों को पहले जहरीला पदार्थ दिया गया और फिर तकिए से उनका गला दबाया गया है। वहीं डीएसपी गोरखपाल राणा का कहना था कि जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। यमुनानगर के जटलाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। गांव पोटली में रहने वाले युवक अमित जब देर शाम अपने भाइयों के साथ घूमने निकला, तब कुछ युवकों ने उस पर गाड़ी चला दी। इस दौरान बदमाशों की ओर से युवक पर हथियारों से हमला भी किया गया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस से पूछताछ के दौरान युवक के चचेरे भाई और वारदात के चश्मदीद ने पुलिस को 6 नामजद समेत 11 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले हुए चुनाव के दौरान आपसी रंजिश पैदा हुई, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर एचडीएफ पार्टी की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्कूटी को रेहड़ी पर बांधकर बाजारों में घुमाया गया। प्रदर्शन के दौरान गैस सिलेंडर को भी माला पहनाकर रेहड़ी पर रखकर प्रदर्शन किया। साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई।
फतेहाबाद में सेना की भर्ती को लेकर कोरोना टेस्ट करवाने वालों के नागरिक अस्पताल में भीड़ देखने को मिली। 26 फरवरी को हिसार में होने वाले सेना की भर्ती को लेकर युवाओं का कोविड टेस्ट अनिवार्य है, जिसके चलते नागरिक अस्पताल में भीड़ देखने को मिली। अस्पताल में आए अभ्यर्थी बिना मास्क के नजर आए, जिस पर नागरिक अस्पताल के कोविड-19 प्रभारी मेजर डॉक्टर शरद तुलसी ने सभी को कोविड-19 के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। डॉक्टर शरद तुलसी ने कहा कि कोरोना के नए स्ट्रेन से फिर से केस बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग प्रशासन अलर्ट है और यहां भी सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। चरखी में एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन कक्ष में एसडीएम और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। दरअसल सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग की टीम ऑपरेशन कक्ष में पहुंची तो वहां उन्हें दादरी के सीएमओ बैठे मिले। बता दें कि ऑपरेशन के दौरान सीएमओ वहां मौजूद थे। पूरे मामले को लेकर जब एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने अस्पताल संचालकों से पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसके बाद सीएमओ से निजी अस्पताल आने का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो अक्सर यहां आते रहते हैं। उपायुक्त राजेश जोगपाल ने बताया कि एक सूचना के आधार पर एसडीएम की टीम गठित कर निजी अस्पताल की जांच कराई गई थी। एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। जांच रिपोर्ट चंडीगढ़ मुख्यालय को भेज दिया गया। मेडिकल प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार कार्रवाई का फैसला मुख्यालय ही लेगा। जाखल मंडी पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बराला ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल के रेट बढ़ने से देश में भी रेट बढ़ रहे हैं। देश भर में जनता पर, आम आदमी पर महंगाई की मार के विरोध में कांग्रेस ने अंबाला में जमकर विरोध प्रदर्शन निकाला। सड़कों पर उतरे कांग्रेसी नेताओं ने पदयात्रा निकालकर भी सरकार का विरोध जताया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और कृषि कानूनों के विरोध में सरकार को घेरते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि 90 दिन से धरने पर बैठे किसानों को समर्थन देने के लिए आज यह पदयात्रा निकाली गई है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आज आने वाले दिनों में राज्य स्तरीय सभा करके जनता की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। गोहाना सोनीपत रोड पर सब्जी मंडी में ही पिछले लंबे समय से लक्कड़ मंडी को लगाया जा रहा है। सब्जी मंडी में लक्कड़ मंडी के लगने से मंडी में काम करने वाले सब्जी के दूसरे व्यापारियों को परेशानियां होती हैं। सब्जी मंडी में लक्कड़ शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी कई बार अधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मिलकर ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, लेकिन आज तक इसका समाधान नहीं हो पाया, जिसके चलते अब सब्जी मंडी के व्यापारी हाईकोर्ट तक जाने का मन बना चुके हैं। मंडी के आड़तियों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में इसका समाधान अगर नहीं होता है तो मंडी के व्यापारी हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। तो वहीं मंडी सचिव का कहना है कि उन्होंने उच्च अधिकारियों को समस्या से रूबरू करा दिया है। सीमांत क्षेत्र के किसानों को हरियाणा सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार के फैसले के बाद हरियाणा के सीएमओ के साथ लगते अन्य राज्यों के किसान भी हरियाणा की मंडियों में अपनी फसल बेच सकेंगे। सीमांत क्षेत्र में किसानों को फसलें बेचने से पहले अपने मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपनी फसल संबंधी जानकारी दर्ज करानी होगी। इसके बाद ही योजना का लाभ मिल सकेगा। प्रदेश सरकार के आदेशों के बाद अब रादौर क्षेत्र के साथ लगते सहारनपुर के किसान रादौर अनाज मंडी में अपनी गेहूं की फसल बेच सकेंगे। इसके लिए अनाज मंडी के आड़तियों ने दुकान पर फसल डालने वाले सीमांत किसानों की सूची मार्केट कमेटी कार्यालय में भेज दी है। मार्केट कमेटी रादौर के मंडी सुपरवाइजर मनोज कुमार ने बताया कि सहारनपुर के वो किसान जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत पंजीकृत हैं, वो सीजन में गेहूं की फसल रादौर अनाज मंडी में बेच सकेंगे। लूप धरना जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक। कनीना की अपनी दुकानें बेचने के दुकानदारों का धरना 16वें दिन भी जारी है। इस दौरान सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद रखकर एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। 22 फरवरी से रोजाना 5 दुकानदार क्रमिक भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे। लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन का निर्माण शुरू होने से दुकानदारों को उनकी दुकानों के टूटने की संभावना है। इसी के चलते बीती 8 फरवरी से ही दुकानदारों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। दुकानदारों की ओर से इसे लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस भी दायर किया गया है, जिसकी सुनवाई 8 मार्च को होनी है।
भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के 24 सदस्य झज्जर जिला में प्रशिक्षण अवधि के तहत पहुंचे। जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त जितेंद्र कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रशासन की कार्यशैली से अवगत कराते हुए विस्तार से परीक्षार्थियों की जानकारी दी। लघु सचिवालय सभागार में उपायुक्त जितेंद्र कुमार ने भारतीय टेलीकॉम सर्विसेज के नवचयनित अधिकारियों से रूबरू होते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने प्रशासनिक अनुभव के साथ प्रशिक्षार्थियों को कहा कि कोई भी काम व्यक्ति विशेष प्रशासनिक स्तर पर अकेला करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन टीम वर्क के साथ किया गया काम निश्चित तौर पर पूरी टीम को सफलता प्रदान करती है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अवैध रूप से खनन कर प्रदेश सरकार को राजस्व का चूना लगाए जाने का मामला सामने आया। अवैध रूप से खनन कर अरावली को नुकसान पहुंचाने के कार्य में लिप्त 82 से 85 ट्रांसपोर्टरों ने आर पार गुरुग्राम के नाम से एक सोशल ग्रुप बनाया हुआ है। इस सोशल ग्रुप के जरिए अपने काम को अंजाम देने में लगे हुए हैं। जब विभाग ने एक शख्स को पकड़कर पूछताछ शुरू की तो इस ग्रुप का राज खुला। आरटी विभाग की माने तो ये लोग ग्रुप के जरिए विभागों के वाहनों की मूवमेंट पर नजर रखते थे। इसके लिए इन लोगों ने बकायदा कुछ लोगों को लगाया हुआ था जो विभाग के वाहनों की लाइव लोकेशन ग्रुप पर डाल दिया करते थे, जिससे खनन का डंपर और ट्रक के ड्राइवर रास्ता बदलकर आसानी से निकल जाते थे। जाखल नगर पालिका में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान पार्षदों ने एक पक्ष में वोटिंग करते हुए मौजूद प्रधान सीमा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद अब सीमा नगर पालिका जाखल की प्रधान नहीं रही। इस मौके पर एसडीएम टोहाना नवीन कुमार मौजूद रहे। हालांकि सीमा वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं थी। इस बैठक के दौरान बाहर के सीमा समर्थकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही कहा कि वो इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। पूर्व प्रधान सीमा ने प्रशासन पर अव्यवस्था के आरोप लगाते हुए कहा कि नियमों का मुताबिक ये चुनाव नहीं करवाया गया। पानीपत के जीटी रोड पर बीते दिनों एक महिला बदहवास हालत में घूमती हुई मिली थी, जिसके पास 3 महीने के मृत बच्चे का शव भी था, जिसके बाद महिला को नारी निकेतन करनाल भेज दिया गया था और बच्चे को पानीपत के सामान्य अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया था। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। मामले में अब हरियाणा न्यूज की मुहिम रंग लाई है। दरअसल खबर देखने के बाद महिला के परिजनों ने पानीपत पुलिस से संपर्क किया। फिलहाल परिजनों ने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया। उनका कहना है कि महिला बच्चे के साथ घर से बाहर निकली और किस तरह अपना दिमागी संतुलन खो बैठी, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबर देखने के बाद वो पानीपत पुलिस के पास पहुंचे और महिला से मिल पाए हैं। भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने अस्थायी अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है। इस बारे में जानकारी साझा करते हुए ट्रैफिक पुलिस एसएचओ विक्रांत ने बताया कि सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों को पहले ही चेतावनी दी गई थी। उन्होंने आदेशों का पालन नहीं किया। साथ ही अस्थायी आक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों की काफी शिकायतें आ रही थीं, जिनको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने यह अभियान चलाया। ट्रैफिक पुलिस एसएचओ का कहना है कि वे समय समय पर ऐसे अभियान चलाते रहते हैं। पलवल के कुसलीपुर गांव में नगर परिषद की जमीन पर सैकड़ों लोगों ने अवैध कब्जे किए थे। इसी सिलसिले में नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने यहां अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध कब्जे को हटाया। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान कई परिवार अपना घर न तोड़ने देने की विनती करते नजर आए, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक न सुनी। जानकारी दे दें कि 2 दिन पहले इस जमीन पर स्थानीय विधायक दीपक मंगला ने पंडित दीनदयाल सामुदायिक भवन एवं क्रीड़ा पार्क के निर्माण का शिलान्यास किया था।